अल्लाह खैर करे। हो जाए जी खतरों से टक्कर। देखते हैं जी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पास पेपर्स। महबूब अ प्रोमिजर एंड सौलत, याद करें ये उनका पसंदीदा नाम है। महबूब अ प्रोमिजर एंड सौलत अ प्रोमिजी। महबूब प्रोमिजर है और सौलत प्रोमिजी है। एंटर्ड इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हुए। हाउएवर व्हेन महबूब मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, जब उसने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दी, ये क्या चीज होती है ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस? टेंडर। सौलत रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, सौलत ने इनकार कर दिया। Briefly state the rights and responsibility of महबूब against such refusal. Also state the essentials of valid offer of performance under the provision of contract act. वो बताना चाह रहे हैं कि ये हम सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए किरदार लेके आए थे। सवाल ये है कि बताओ टेंटेड परफॉर्मेंस रिफ्यूज हो जाए तो क्या होता है, और ये बताओ कि एक वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के असेंशियल्स क्या हैं। ये जो मैं नहीं कहता टाइप 2 सवाल जिसमें सिचुएशन सिर्फ दिखाई होती है आपको तंग करने के लिए, अल्टीमेटली आपसे क्रैमिंग पूछते हैं, तो वो जो वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है वो क्रैमिंग है। और इस सिचुएशन में आपने राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ महबूब बताने हैं, तो अगेन वहां जहां हम प्रोमिजर के बारे में बात करते हैं कि प्रोमिजर जो है अगर परफॉर्म करना चाहे और प्रोमिजर इनकार कर दे तो प्रोमिजर नीड नॉट परफॉर्म, और प्रोमिजर जाके क्लेम कर सकता है कंपनसेशन का। तो इस जुमले में जहां जहां प्रोमिजर लिख रहे हैं वहां पे नाम लिख दें महबूब का। महबूब ने परफॉर्म करने की कोशिश की लेकिन सौलत ने इनकार कर दिया। नौ महबूब जो है वो जाके कंपनसेशन मांग सकता है और महबूब डोंट नीड कि वो परफॉर्म करे। समझ आई बात? और नीचे तो वो रट्टा है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। चलें आगे, तो इसको रट्टे वाला क्लासिफाई करें या लॉजिकल, जिसमें नीचे 6 लाइनें तो सीधी सीधी रट्टे वाली हैं और एक लाइन आपने अंग्रेजी की घुमा के लिखनी है। कहाँ से हम? यहाँ। मुजाहिद एग्रीड टू एक्सेप्ट 3 लाख फ्रॉम अदनान अगेंस्ट अ डेट ऑफ 4 लाख इफ अदनान पेज विद इन अ वीक। ये सवाल हमने देखा है, ये एक और चैप्टर में भी क्लासिफाई हुआ था, इधर दोबारा देख लेते हैं। ये टेस्ट में आया था। ओए हम कितने चालाक निकले, हमने आगे वो सवाल रखा हुआ था और पीछे आपसे टेस्ट में पूछ लिया। ठीक है जी। मुजाहिद ने कहा कि मैं 3 लाख मान लूंगा 4 लाख के अगेंस्ट अगर तुम 1 हफ्ते में दे दो। अदनान ने ये रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं दी, तो क्या राइट्स है मुजाहिद के पास? मुजाहिद आज़ाद हो गया। मुजाहिद ने एक डील निकाली थी कि भाई हफ्ते के अंदर ऐसा कर दो, तो उसने बात नहीं मानी, तो उसने टाइम को फॉलो नहीं किया, तो मुजाहिद अब 4 लाख ही वापस लेगा। अच्छा, अगर अदनान 15वें दिन पे दे दे और वो मान जाए, उसने कहा था 7 दिन में दे दो लेकिन उसने दे दिया 15वें दिन पे, अगर ये मान जाए तो अब क्या होगा? तो ये डिपेंड करता है कि वो मान रहा है विद नोटिस ऑफ डैमेजेस या नहीं। अगर वो मानते हुए कह देगी जी मैं इतने आपसे जुर्माने शुर्माने लूंगा तो ठीक है, और अगर वो कह दे ओके सब ओके कोई मसला नहीं है तो फिर कोई जुर्माना नहीं। तो ये सवाल तो आपको पहले से आता था जी। हाँ, अब देखें यहाँ पे इधर क्लासिफाई होने के पीछे हम ये कह सकते हैं कि 4 लाख की चीज़ पे अगर 3 पे एग्री कर गए तो टेक्निकली रिमिशन है। तो 3 लाख एक्सेप्ट करके आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कौन सा हो जाएगा? 4 लाख वाला। अगर वो दे दे हफ्ते के अंदर तो ये रिमिशन हुआ होता, लेकिन चूंकि उसने नहीं दिया हफ्ते के अंदर, तो इसका मतलब वो जो रिमिशन का हमारा जो अरेंजमेंट था वो खत्म हो गया। इंतहाई मजे की बात है कि ये कॉमन सेंस से आंसर होने वाला है। इसमें आपने रूल पढ़ा या नहीं पढ़ा, साफ नजर आ रहा है। उसने कहा हफ्ते के अंदर कर दोगे मैं डिस्काउंट दे दूंगा, हफ्ता नहीं किया डिस्काउंट खत्म। लो जी, मैथ। फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन अगस्त 4, 2011 ऑफ सम पेबल बाय उबैद ऑन अकाउंट ऑफ क्लॉथ सप्लाइड बाय बिलाल। बिलाल ने उबैद को कुछ कपड़े सप्लाई किए हैं और उबैद ने पैसे देने हैं। 1 जनवरी 2008 को 37,000, रिमार्क्स में लिखा है कि ये टाइम बार्ड हो चुका है। 2009 को 20,000, 2010 में 50,000 और 2011 में 63,000। इस 50,000 की गारंटी दी हुई है वसीम ने। वसीम को बंदा होगा जिसने कहोगा यार ये रसीद ना दे तो मैं दे दूंगा पैसे। उबैद सेंड अ चेक फॉर 70,000 ऑन अगस्त 5, 2011। उबैद ने 70,000 का एक चेक भेजा है
5 अगस्त 2011 को डिस्कस हाउ शुड द अबव पेमेंट ऑफ ₹70,000 बी अप्लाइड अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्कमस्टांसेस अकॉर्डिंग टू प्रोविजन। उसने 70,000 भेजे हैं। अब नीचे दो बातें वो आपसे पूछ रहे हैं कि अब आप इन दो बातों के तहत बताओ कि इसकी एलोकेशन किस तरह से करें। पहली सिचुएशन, फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटन ऑन द बैक ऑफ चेक ब्रैकेट 20,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 70,000। इसका मतलब है चेक भेजने वाले ने एलोकेशन कर दी है। यहाँ 20,000 की एक ही चीज़ है, 50 की भी एक ही चीज़ है, तो साफ नज़र आ रहा है कि उसने कहा भाई ये 70,000 इज 20,000 प्लस 50,000। तो अगर उबैद ने बता दिया है तो पहला वाला रूल फिर हम उसको फॉलो करेंगे। तो बेसिकली 70,000 एलोकेट हो जाएगा 20 को और 50 को। नो इंस्ट्रक्शन अबाउट अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वर गिवन बाय उबैद। उबैद ने कुछ नहीं बताया। बिलाल डिड नॉट मेक एनी अप्रोप्रिएशन इधर, और बिलाल ने भी कोई अप्रोप्रिएशन नहीं की। तो अब किसी ने नहीं की तो कौन करेगा? कोर्ट, और कोर्ट किस रूल को फॉलो करेगी? टाइम। सबसे पहले ये 37,000 क्लियर, फिर 20,000, फिर जितना बच गया इसमें से। तो टेक्निकली अगर उसने, अच्छा फर्ज करें आप बिलाल होते और उबैद आपको बताना भूल गया, तो सोच के बताएं आप इस 70,000 की क्या तरतीब बनाते हैं? सबसे पहले तो टाइम बांटना, चूंकि ये तो अदालत में क्लेम ही नहीं हो सकता था, ये तो फिर क्लेम हो जाएंगे आगे वाले, ये तो अभी भी हमारे हाथ में मार्जिन है। तो एक तो 37,000 साइड पे कर देते, 20,000 भी जो जितना पुराना है उसके रिकवर होने की चांस उतने, तो 37 और 20 कितने हो गए? अब 13,000 और है। 63 में से करते हैं, सब बड़े चलाक हैं। क्यों? 50 की तो गारंटी है, वो नहीं देगा तो हम वो गारंटर से ले लेंगे। तो बिल्कुल अगर ये सवाल यूं पूछता कि आप बिलाल हैं और बिलाल बन के सोचें, तो आपने फिर इस तरह से बात करके और आगे अपनी रीजंस देनी थी। अगर आता हो ना बील हो तो सवाल पहेलियां होते हैं और मज़ा आता है उसको क्रैक करके मुझे क्योंकि सामने वाले कह रहे हैं लोग खुद ही टीचर ने एंजॉय करी जा रहा है। 2012, what are the essential requisite of valid offer of performance? What is the effect of refusal by promisee to accept tender of goods and money from the promiser? अगर उसने गुड्स या मनी वगैरह लेने से इनकार कर दिया तो क्या इसका इफेक्ट होगा? और दूसरा एसेंशियल रिक्विजिट वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के क्या है? हर चैप्टर खत्म होने के बाद, पास पेपर देखने के बाद, कम से कम आपको किसी खास किस्म के हाईलाइटर से उस टॉपिक को तो लेफ्ट राइट कोई निशान ऐसा जरूर लगा देना चाहिए जो बार बार रट्टे के तौर पे पूछा गया है, ताकि जब आप चीज़ों को लॉजिकली समझ रहे हो तो कुछ ऐसे टॉपिक हो जिनको आपको पता हो कि यार इनको क्रैम कर लूँ, इनका सीधा सीधा सवाल भी मिल जाता है। बात समझ रहे हैं? तो अभी तक एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर गिनती के 3-4 सवाल हमने डिस्कस किए हैं, उसमें 2 दफ़ा आ चुका है। कहानी आगे बढ़ाते हैं, ये कर लेंगे इंशाल्लाह। इन अकॉर्डेंस विद कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय मासूम एंड मुबारक, मासूम और मुबारक ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। मासूम हैज ऑफर्ड टू डिलीवर 300 रोलेक्स वॉचेस टू मुबारक ऑन 1 मार्च 2015 under the provision of Contract Act 1872 advise Masoom about the condition which must be satisfied for constituting a valid offer of performance। मासूम और मुबारक कंपनी की मशहूरी के लिए बीच में आए थे। सवाल ये है कि बताएं एक वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस में क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो अब आप क्या करें, आप नीचे सारी शर्तें लिखें, ऊपर 2 लाइनें आपने खाली छोड़ी हुई हैं, फिर सवाल को उठा के और कहें कि we will advise Masoom that following condition need to be satisfied for constituting a valid offer of performance। जो टाइप 2 सवाल होता है ना, इसकी इंग्लिश भी सवाल ही दे देता है। तो इससे पहले कि आप पहले इंग्लिश लिखने पे ध्यान लगाएं, आपको रट्टा तो याद आ रहा है, शुरू की 2-3 लाइनें छोड़ के पहले तो अपना रट्टा डाल दिया, फिर उसके बाद एक प्यारा सा जुमला बनाया जिससे आपने उनके इस बात का एहतराम किया कि वो बेचारों ने सिनेरियो बनाया था। तो अगेन इस सवाल ने भी क्या पूछा है? रट्टा ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं जी। स्टेटमेंट ऑफ सम पेएबल बाय निसार टू मेराज, निसार ने मेराज को जो पैसे देने हैं, यकम को 2 लाख देने हैं जिसको इमरान ने गारंटी की है, और 8 जून को 1.5 लाख देना है। निसार सेंट अ चेक फॉर 100,000 ऑन 5 मार्च 2017 एज देयर वर नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम निसार। निसार ने चेक भेजा और उस पर चूंकि कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, मेराज एडजस्टेड द पेमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ 1.5 लाख। मेराज भी सियाना था आपकी तरह, उसने 1.5 लाख के अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर लिया।
द गारंटर इमरान ऑब्जेक्टेड टू सच अप्रोप्रिएशन, ये इमरान ने कहा भाई ये क्या मजाक है, जिसकी मैंने गारंटी दी हुई है वो एडजस्ट नहीं किया, तुमने कोई अपनी पसंद से एडजस्ट कर लिया। एंड क्लेम दैट एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन ऑर्डर ऑफ द डेट ऑफ इनवॉइस, उसने कहा क्या बात करते हो, जो पहली तारीख है वो पहले उसको करो, बाद में दूसरी को एडजस्ट करो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक आपने बताना है कि इमरान जो बात कर रहा है वो सही है या गलत है। अब अगेन लॉजिक एडवाइस देनी है, 3 स्टेप पहले बताएं कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है कि अगर पेमेंट देने वाले ने नहीं बताया तो पेमेंट लेने वाले के पास एब्सोल्यूट इख्तियार है, वो जैसे मर्जी करे, इवन टाइम बार्ड पे भी कर सकता है। नंबर 2, इस सिचुएशन में पेमेंट देने वाले ने नहीं बताया, अब पेमेंट देने वाले का नाम बोल देना, सिनेरियो है ना, तो आप कहेंगे यहाँ निसार ने महराज को नहीं बताया, देयरफॉर महराज हक बजाने पे ये एंड से मिलेगा। डिस्कस वेदर द ऑब्जेक्शन ऑफ इमरान इज जस्टिफाइड, तो हम कहेंगे द ऑब्जेक्शन ऑफ इमरान इज नॉट जस्टिफाइड। ये टाइप 3 सवाल होता है जिसमें आपसे ओपिनियन मांगा जाता है, तो आप पहले लॉ बताते हैं, फिर सिचुएशन के किरदारों का बता देते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, और एंड पे जवाब दे देते हैं। याद रहेगा। ये पास्ट पेपर डिस्कशन इज अ सॉर्ट ऑफ कि मैं आपको ड्राफ्टिंग की भी साथ साथ मशवरे दे रहा होता हूँ कि आपने क्या करना है, और फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब आप टेस्ट में आएंगे तो आप टेस्ट में अपनी राइटिंग के कमालात दिखाएंगे इंशाल्लाह। ओह बड़ा सा सवाल आ गया। इफेक्टिव 1 जुलाई 2019 अरवाना पावर लिमिटेड APL स्टार्टेड परचेजिंग फ्यूल फ्रॉम सोगर लिमिटेड। APL ने SL से फ्यूल खरीदना शुरू कर दिया। APL पावर वाली कंपनी है, वो बिजली बनाते होंगे तो उनको फ्यूल चाहिए होता होगा, वो उन्होंने लिया SL से। अप टू 31 मई 2021 APL डिड नॉट मेक एनी पेमेंट टू SL। मई 31 तक कोई पेमेंट नहीं की थी उन्होंने, और कॉन्ट्रैक्ट कब से चल रहा है, जुलाई 19 से। ड्यू टू विच लेट पेमेंट सरचार्ज वॉज इनवॉइस टू APL, चूंकि उन्होंने पेमेंट नहीं की थी तो लेट पेमेंट का सरचार्ज उन्होंने उनको इनवॉइस कर दिया। टाइम रखा होगा, कितने टाइम तक पेमेंट नहीं करोगे तो जुर्माना होगा, जुर्माना इनवॉइस हो गया। APL रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द सरचार्ज एंड आस्क फॉर इट्स कैंसिलेशन। उसने कहा भाई मैं नहीं सरचार्ज देने लगा, खत्म करो सरचार्ज। बट SL नेवर रिस्पॉन्डेड, SL ने इस बात का जवाब नहीं दिया था। इसने उसे कहा क्या कर रहे हो, क्यों जुर्माना लगा रहे हो, मैं तो नहीं जुर्माना दूंगा, लेकिन SL ने उसके ऊपर येस नो में जवाब नहीं दिया। APL स्टॉप परचेजिंग फ्यूल फ्रॉम SL विद इफेक्ट फ्रॉम 15 जून 2021। उसने 15 जून 2021 से उससे फ्यूल खरीदना ख़त्म कर दिया। इसे कहते हैं बदमाशी और ऊपर से सीना जोरी, कि एक तो खुद ही पेमेंट नहीं दे रहा, 2 साल से चीज़ें खरीद रहा है, वो कहता है लेट पेमेंट सरचार्ज दो, वो भी नहीं देता, और जब वो कह रहा है यार क्या कर रहे हो तो उसने ऑयल खरीदना ही बंद कर दिया। जुलाई 2021 को APL मेड 2 बल्क पेमेंट इक्विवेलेंट टू कॉस्ट ऑफ फ्यूल परचेज फ्रॉम 1 जुलाई 2019 टू 15 जून 2000। उसने इकट्ठे 2 बल्क पेमेंट कर दी जिसमें जितने भी फ्यूल की एक्चुअल कॉस्ट है वो सारी कवर हो रही थी, बट डिड नॉट मेंशन द इनवॉइसेस अगेंस्ट विच द पेमेंट वर टू बी एडजस्टेड। गलती ये की कि बताया नहीं कि कौन कौन सी रसीदों की पेमेंट है, अपनी तरफ से उतनी ही पेमेंट कर दी जितने में सारे बिल कवर हो जाएं, लेकिन ये नहीं बताया कि ये कौन से बिल से लेके कौन से बिल तक मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। In August 2021, APL came to know that SL has first adjusted the late payment surcharge and balance amount has been adjusted against cost of fuel. बाद में उसे पता लगा कि वो जालमों ने पहले तो अपना जो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज था वो माइनस की है, बाद में इन्वॉइसेस माइनस की, तो वो अभी भी एक बैलेंस निकाल के बैठे हुए हैं। APL demand that SL should adjust the payment against cost of fuel only and not against the surcharge. APL ने कहा ये तुमने गलत किया है, तुम फ्यूल के अगेंस्ट एडजस्ट करो, सरचार्ज के अगेंस्ट एडजस्ट ना करो। अब ये सारे आपके पास मशवरे के लिए आए हैं। आपको बड़ा मोज़ेज़ सा फील हो रहा होगा, 2 कंपनी आपस में फटा कर रही हैं और आप इस क्लास में बैठे हुए नाजरीन आपने एडवाइस देनी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक वैलिडिटी बताएं उसकी डिमांड की, और जो एडजस्टमेंट हुई है बताएं वो सही थी गलत थी। रूल नंबर 1, जब पेमेंट करने वाला ना बताए तो पेमेंट रिसीव करने वाला उसको जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकता है, कहीं भी एडजस्ट करता है, टाइम बार्ड डेट में भी कर सकता है, लेकिन डिस्प्यूटेड में नहीं कर सकता। छोटा सा वर्ड था साइड पे पड़ा हुआ था, तो आप तो एडजस्टमेंट करा गए थे। ये डिस्प्यूटेड नहीं है। अब सवाल हमें ये नहीं बता रहा कि ये डिस्प्यूटेड किस लेवल पे है, एक मानता है कि बनता है, एक नहीं मानता। अब हमारे जवाब अगर से हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त बात है। हम आंसर में कहें कि अगर तो ये वाली चीज़ डिस्प्यूटेड है एज पर लॉ तो फिर एडजस्ट नहीं हो सकती,
और अगर डिस्प्यूटेड नहीं है एज पर लॉ तो अपने हाथ में कानून ना लें। हमें पता ही नहीं है, सवाल ने हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि उस अमाउंट का अदालत में इनका क्या मामला बना, क्या कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था या नहीं लिखा था। एक बंदे ने हमें गुस्सा खा के वो कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं लिखा हुआ था, और पेनल्टी होती ही वो है जो पहले से डिफाइन की हुई हो। तो यहाँ ये डिबेटेबल इशू है कि या तो हम कह दें कि ये जो पैसे हैं ये पेनल्टी है, लेट्स अज्यूम के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था तो वो पेनल्टी देगा, तो अब ये हमारी मर्जी है, हमने पहले पेनल्टी रिकवर कर ली फिर हमने कुछ और रिकवर कर लिया तो हम जस्टिफाइड है। लेकिन अगर ये डिस्प्यूटेड डेट है और ये क्लियर नहीं था हमारे कॉन्ट्रैक्ट में और ये हमारा फड्डा है, झगड़ा है और अभी इसके ऊपर डिबेट होनी है कि बनता है या नहीं बनता, तो फिर हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। तो सम टाइम आप सवाल का जवाब इफ करके देते हैं कि इफ ये हो तो ये जवाब है, इफ वो हो तो वो जवाब है, कि भाई तुमने सवाल में मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, मुझे जो समझ आ रहा है ये वाली सिचुएशन का जवाब भी मुझे पता है, वो सिचुएशन का जो तुम्हें प्यारा लगे उठा लो और मुझे नंबर दे दो। डन? क्या समझ आ रहा है? जी बताइए। जी अब प्रिंसिपल और मार्कअप वाला यहाँ पे रूल लिख दें। असल में यहाँ पे जो मार्कअप है, मतलब मार्कअप नॉर्मली क्या होता है कि आप प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो टाइम बेस्ड पे उसको वो कर रहे होते हैं। तो ये भाई ने कहा कि अगर हम उस तरह से लिख दें तो वो भी बड़ी मज़ेदारी वाली बात है। यानी कि आप अगर शुरू में डिफाइन कर दें कि लेट्स एज्यूम कि ये जो उसने डिफ़ॉल्ट सरचार्ज रखा है ये एक इंटरेस्ट था, और अगर ये इंटरेस्ट था और एक ओरिजिनल रकम थी तो ठीक है, इस बंदे को जब पेमेंट मिली है तो इसने पहले इंटरेस्ट साफ किया है, बाद में प्रिंसिपल साफ किया है। तो अगेन हम इस तरह से भी, यानी कि इस तरह के ओपन सवाल ना आपको बहुत ज़्यादा डायमेंशंस दे देते हैं, आप कई तरह से आंसर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आईकेप में एक आध दफ़ा इस तरह के सवाल के उनके पास 5 जवाब थे और 5 से जिसने जो भी जवाब दिया उन्होंने उसको ठीक कर देना था। इसका एक आंसर करेंगे कि 2 करेंगे? जी ये अगर तो आप अगर वाले पॉइंट पे पहुंच गए ना कि अगर ऐसे हो तो यूं और अगर वैसे हो तो 2 जवाब। आप अगर नहीं कर रहे, आपने शुरू में कह दिया लेट्स एज्यूम कि ये एक डिस्प्यूटेड मामला है, तो फिर आप एक एब्सोल्यूट जवाब देंगे क्योंकि आपने खुद ही से एज्यूम कर लिया। तो एक तरीका है कि आप अजम्पशन ले लें किसी एक तरफ की और आंसर कर दें। एक ये है कि आप एग्जामिनर को दोनों जवाब बता दें क्योंकि सवाल बड़ा क्लियरली नहीं बता रहा और हमें डाउट है। तो ये 2 अलग अलग तरीके हैं इसको आंसर करने के। बात समझ आ रही है? पक्का? जी बताएं। इसको नेगेटिव कंफर्मेशन में हम ले जाएं, उसने रिस्पॉन्स नहीं किया था उसने। जी अगर इसको हम नेगेटिव कंफर्मेशन में ले जाएं, देखिए नेगेटिव कंफर्मेशन वाली बातें भी हम ऑफर एक्सेप्टेंस के वक्त करते थे, इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो चुका हुआ है और अब परफॉर्मेंस की बात है, तो इसलिए यहाँ पे वो नेगेटिव कंफर्मेशन का जिक्र नहीं होता। वो ऑफर एक्सेप्टेंस वाले टाइम पे था कि नेगेटिव कंफर्मेशन गलत चीज़ होती है, तो उसका जवाब ना देना जो है उससे हम कोई मतलब नहीं निकाल सकते। क्लियर? तो सम टाइम ना एक जवाब इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपका वे इंपॉर्टेंट होता है कि आपने उस जवाब को ड्राफ्ट कैसे किया। और अगर आपका जवाब कुछ और लोगों से फ़र्क है लेकिन आपकी बात लॉजिक क्रिएट कर रही है तो वो आपको नंबर दे देते हैं। अच्छे लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सीनियर लोग हैं बैठे हुए, बड़ा अच्छा वो इस सवाल की अब तक मतलब अगर 9000 बच्चों ने बीलॉ का पेपर देना है तो 9000 में से 7000 6000 ने तो सवाल किया होगा, तो उन्होंने 6000 दफ़ा देखना है तो उनको बहुत सारे तरह के रिस्पॉन्स मिले होते हैं। तो वो एक सवाल को पढ़ के इतनी तरह से सोच चुके होते हैं और वो एक सवाल को जब चेक कर रहे होते हैं तो हर पॉसिबिलिटी जहन में रख के हर तरह के बच्चे को अकोमोडेट कर रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वो एक एब्सोल्यूट जवाब को देख के जिस बच्चे ने वो जवाब लिखा है उसको टिक करें, जिसने वो नहीं लिखा उसको टिक ना करें, वो ऐसा नहीं करते। हाँ लेकिन अगर एसेंशियल्स ऑफ ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस होते तो फिर एक 6 एब्सोल्यूट चीज़ें होती हैं जिसके मुताबिक वो मार्क करते हैं। डन? ब्रोमाइन ट्रेडर्स BTs एंगेज इन बिजनेस ऑफ इंपोर्ट परचेज एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। अब देखिए हमें रिपीट होना शुरू हो गए, इनका कोई पार्ट हमने कहीं और आंसर किया था। BT जो है इंपोर्ट परचेज और सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को, और इस साल कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स उसने किए हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। हमारे पास सिर्फ एक सवाल का एक पार्ट है जिसको हमने आंसर करना है। BT ने 900 ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स देनी थी ऑस्मियम लिमिटेड को। मशीन सिंगापुर से इंपोर्ट होनी थी लेकिन मशीन्स इंपोर्ट नहीं हो सकी चूंकि पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया सिंगापुर में। सिंगापुर में पॉलिटिकल क्राइसिस आ गए और सिंगापुर से इसने मशीन इंपोर्ट करनी थी और इंपोर्ट करके देनी थी आगे OL को। BT inform OL that import from Singapore is impossible, therefore machines may instead be imported from Taiwan। उसने कहा सिंगापुर से तो मशीन्स इम्पॉसिबल हो गई हैं, हम आपको ताइवान से मंगवा देते हैं। क्या BT का एक्सक्यूज वैलिड है और क्या OL बाउंड है कि अब वो ताइवान वाली इंपोर्ट एक्सेप्ट कर ले? बताएं क्या ये इम्पॉसिबल हुआ था?
सिविल डिस्टर्बेंस, लॉकआउट, धरने, हंगामे, मसले डिफ़िकल्ट कर देते हैं, इम्पॉसिबल नहीं करते। तो यहाँ सिंगापुर में अगर डिफ़िकल्टी आ गई है तो आप उसकी बेस पे इम्पॉसिबिलिटी कह के जान नहीं छुड़ा सकते, तो आपकी बात गलत है। और दूसरा बंदा हरगिज़ बाउंड नहीं होगा आपकी इस फजूल सी जो ऑप्शन है उसको अवेल करने के लिए, अगर उसने बीलो सही जगह से पढ़ा है। अगर उसने सही से नहीं पढ़ा हुआ या वो चैप्टर छोड़ दिया था, तो बात समझ आई कि डिफ़िकल्टी और इम्पॉसिबिलिटी में फ़र्क है। तो सिंगापुर में हालात ख़राब हुए हैं, सिविल डिस्टर्बेंस चल रही है, तो सिविल डिस्टर्बेंस खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट को इम्पॉसिबल नहीं कर देती। क्लियर सर जी? अगर स्ट्राइक्स वगैरह तो ये बीटी दोनों की रजामंदी से डेटा नहीं गिरा सकते हैं परफॉर्मेंस? जी बिल्कुल। अब अगेन अगर मसलो मसाइल हैं तो उसे चाहिए कि बाहमी रजामंदी से कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को थोड़ा आगे पीछे कर ले, उसे कहें और दूसरा बंदा भी मान जाए कि हाँ ठीक है मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं, यानी कि आप इम्पॉसिबल कह के वॉइड नहीं कह सकते, आप आपस में बाहमी मुशावरत करके थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चन निकालने की कोशिश करें। तो यहाँ अच्छा सोल्यूशन है निगोसिएशन, रादर देन कि आप कहें जिद पे कि नहीं जी ये तो इम्पॉसिबल हो गया, मैं नहीं दे रहा तुम्हें। बिजनेस में ताल्लुक बनाना होता है एक दूसरे से, तो वो चलते हैं एक दूसरे के साथ। क्या बात समझ आ रही है? रहीम खान सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो अपना आईटी फर्म चला रहा है और बहुत सारे फ्रीलांसर्स, ये भी हमने इसका भी कोई पार्ट पीछे देखा था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत सारे फ्रीलांसर्स उसके साथ हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। वो पार्ट टाइम खुद एक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी काम करता है, वो टीचिंग भी करता है। कुछ मैटर्स हैं जो आपने देखने हैं। OL signed a contract with Rahim IT firm to manage OL's social media account for 1 year, effective 1 जुलाई 2022। रहीम की आईटी फर्म से OL नामी एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि तुम हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट को हैंडल करोगे, पर क्वार्टर 15 लाख रुपए देंगे, पेबल इन एरियर्स। अकाउंटेंट्स के सामने ये लफ्ज़ बोलते हुए मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब होता है? बकाया जाती है, यानी कि ये एडवांस में नहीं पे होंगे, ये होने के बाद पे हुआ करेंगे। रहीम हायर्ड ज़िया, रहीम ने ज़िया को हायर किया और उसको सैलरी दी 2 लाख पर मंथ कॉन्ट्रैक्ट टर्म के लिए। रहीम ने कई रिमाइंडर दिए पासवर्ड ऑफ OL सोशल मीडिया अकाउंट, लेकिन पासवर्ड उसे OL ने नहीं दिए। OL ने हायर किया कि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करें। इस बंदे ने एक बंदे को एम्प्लॉय रख लिया, उसको तनख्वाह देनी शुरू कर दी और बार बार उन्हें रिमाइंडर दिए कि भाई हमें पासवर्ड तो दो, पासवर्ड तो दो, लेकिन उन्होंने पासवर्ड नहीं दिया। बताएं इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी क्या है? वैलिड है। इसमें एक मिनट, कॉन्ट्रैक्ट किन के दरमियान, ये भी देख लेते हैं। OL और रहीम के दरमियान, इसका मतलब है ज़िया की बात नहीं हो रही। OL और रहीम के दरमियान, OL काम करना, OL ने कहा हमारा सोशल मीडिया देखो और रहीम ने सोशल मीडिया देखना था। रहीम ने बार बार कहा भाई पासवर्ड तो दे दो, और इन्होंने पासवर्ड नहीं दिए। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, आपने अटेम्प्ट किया, दूसरे ने आपको अटेम्प्ट नहीं करने दिया, या वो जो हम नहीं कहते कि उसने आपको फैसिलिटेट नहीं किया आपकी परफॉर्मेंस में, तो आप आज़ाद हैं और आप कंपनसेशन का दावा कर सकते हैं। और यहाँ कंपनसेशन नज़र आ रही है कि कम से कम 2-2 लाख रुपए जो सैलरियाँ लगनी शुरू हो गई हैं, वो तो कंपनसेशन मांग सकते हैं। और ध्यान से देखें तो उन्होंने कहा है 2 लाख पर मंथ फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म, साल, तो उसने साल की सैलरियाँ दे दी, तो इतना कंपनसेशन तो मांगेंगे वो। स्पेशल उससे आगे वाला हो सकता है, लेकिन इसमें चूंकि उससे अगला कोई काम डिफाइंड नहीं है तो इसलिए स्पेशल नहीं। क्या बात समझ आ रही है? सुल्तान इंपोर्ट करता है मलबरी सिल्क और रिसीव करता है रेपिटेटिव ऑर्डर रेगुलर कस्टमर से। इनवॉइसेस जनरेट होती है डिस्पैच डेट पे और पेमेंट ड्यू बनती है जब लास्ट डे होता है अगले महीने का। डिस्पैच डेट पे वो चीज़ें वो कर देते हैं और लोगों ने जो पैसे देने होते हैं वो अगले महीने की आखिरी तारीख पे देने होते हैं। वजाहत रेगुलर कस्टमर सुल्तान का, और डिफरेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं वजाहत के जो रिसीवेबल के। वजाहत के साथ अलग अलग दिनों पे ट्रांजैक्शन हुई है, अलग अलग अमाउंट थी और अलग अलग ड्यू डेट्स बनी थी उसकी। आगे कमेंट्स हैं, ये टाइम बार्ड हो गया था, ये 1 साल से ओवर ड्यू है, ये 2 महीने से ओवर ड्यू है, ये 2 महीने से ओवर ड्यू है और ये अभी तक ड्यू नहीं हुआ। इन दोनों की ड्यू डेट सेम है, इस वक्त उन्होंने देने थे। वजाहत सेंट अ चेक ऑफ 2,20,000 on 31 जुलाई 2022 बट डिड नॉट मेंशन द इनवॉइसेस अगेंस्ट विच द पेमेंट वाज टू बी एडजस्टेड। वजाहत ने 2,20,000 का चेक दे दिया बट नहीं बताया कि कौन कौन सी पेमेंट वो क्लियर करना चाहता है। सुल्तान ने सेवरल रिमाइंडर्स दिए वजाहत को, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक बताएं अब ये प्रोसीड्स चेक की किस तरह से एडजस्ट होंगी ये जो डिफरेंट रिसीवेबल्स है उनके हिसाब से। अब अगेन सवाल ने ये भी नहीं बताया कि इसका क्या इरादा है सुल्तान का, सुल्तान या हाँ सुल्तान। तो अब एक आंसर हम कर सकते हैं कि यहाँ सुल्तान चाहे तो अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चल सकता है, और अगर सुल्तान कोई अप्रोप्रिएशन नहीं कर रहा तो फिर कोर्ट इन ऑर्डर ऑफ टाइम करेगी। इन ऑर्डर ऑफ टाइम में सबसे पहले तो टाइम बाद डेट अलाउ हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 1 लाख वाला हो जाएगा। कितने हो गए? 1,60,000। ये दोनों सेम टाइम पे ड्यू हो रहे हैं। चेक कितने का है? 60 ये निकल गया, 1 लाख ये निकल गया, 1,60,000 हो गया। अब बच गया 60,000, डिवाइड होना है 90,000 में और ये 2 लाख है। तो फार्मूला क्या बनेगा? इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 90 डिवाइडेड बाय 290 मल्टीप्लाई बाय 60,000 और 200,000 डिवाइडेड बाय 290,000 मल्टीप्लाई बाय 60,000। इस तरह से एलोकेशन हो जाएगी। डन। तो अगेन उन्होंने थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि आप न्यूमेरिकली कितना साउंड है। LC ऑपरेट एज मीडियम स्केल सीमेंट मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। फॉलोइंग पर्टेन्स टू LC ऑपरेशन। LC एक मीडियम लेवल पे काम कर रहे हैं और उसकी कुछ ऑपरेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है। Daniel, recently appointed as a delivery supervisor at LC, has been tasked with overseeing the following orders. उसको कुछ ऑर्डर्स ओवरसी करने, ये एक सवाल के एक पार्ट का सब पार्ट है। आप ये देखिए कि वो यहाँ तक चलते हैं कि एक पार्ट के अंदर का सब पार्ट ये किसी और चैप्टर से है तो कोई और पार्ट किसी और चैप्टर से होगा। तो मैंने आपको बताया था कि पेपर में आपने हर सवाल का हर पार्ट और हर पार्ट का हर सब पार्ट नेक्स्ट पेज पे करना है, चूंकि दिस कैन हैपन कि वो वाला पार्ट किसी और चैप्टर का और वो पार्ट किसी और चैप्टर से हो। दिस कैन हैपन कि शायद वो किसी और ने चेक करना और वो किसी और ने चेक करना हो। अगर आपने एक सफ़े पे किए हुए हैं तो उनको दिक्कत होगी, उन्हें दिक्कत होगी और वो मूड में बैठे हुए हैं तो वो चेक नहीं करेंगे और वो ज़्यादातर मूड में ही बैठे होंगे। उलझेंगे ना कि यार बच्चे ध्यान ही नहीं कर रहे, समझ ही नहीं रहे हमारी बात। एन ऑर्डर jointly placed by Fahim Hussain and Kareem Hussain for 60 bags of cement for building a farmhouse in Faisalabad. Under the Contract Act 1872 identify the condition that Daniel must fulfill to make a valid delivery offer. सारी कहानी की थी। पूछना ये चाह रहे हैं कि वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होती है, तो आप वहाँ सारी बातें करेंगे। और यहाँ चूंकि 2 बंदों का जिक्र है तो एंड पे वो जो वाली बात थी कि अगर जॉइंट प्रोमिसर्स हो तो किसी एक को भी करते हैं तो वो सबको काउंट होती है। तो यहाँ आप अपने नाम लेके बोलना है ताकि उन्हें अच्छा लगे कि बच्चे ने ज़रा थोड़ा एहतराम किया, हमने सिचुएशन क्रिएट की थी। तो ये टाइप 2 सवाल था जिसमें उन्होंने पूछा, सीधा सीधा सा है, वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के जो एसेंशियल्स हैं। डन। लें जी, परफॉर्मेंस से रिलेटेड एक सवाल। बाबर स्टील इलेक्ट्रॉनिक्स को ओन करता है, एक रिटेल स्टोर है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का। वो टिपिकली इक्विपमेंट होलसेल सप्लायर से खरीदता है और पे कर देता है इनवॉइसेस को बाय चेक विद इन 60 days, always attaching a letter specifying which invoice the check covers. उसकी एक आदत है कि वो हमेशा क्रेडिट पे खरीदता है और जब भी पे करता है 60 दिनों के अंदर एक लेटर में लिख देता है कि कौन कौन सी इनवॉइसेस ये चेक कवर कर रहा है। तो बता रहे हैं कि उसकी एक आदत सी बनी हुई है हमें। When बाबर फेल इल, जब बाबर बीमार हुआ, his son जुनेद मैनेज ऐसी, उसने उस दौरान उसके कारोबार चलाना शुरू कर दिया। अपॉन रिटर्निंग बाबर लर्न दैट जुनेद हैज सेंड सेवरल चेक टू फर्रुख, अ मेजर सप्लायर, विदाउट स्पेसिफाइंग द रेलेवेंट इनवॉइसेस। सर पकड़ के बैठ गया। उसने कहा मैं तो हमेशा जब भी पेमेंट करता था बताता था कौन सी रसीदें हैं, लेकिन मेरे नामाकूल बच्चे ने जो चेक भेजे फर्रुख को, एक मेजर सप्लायर को, उसने नहीं बताया कि कौन कौन सी रसीदें होंगी। Under Contract Act, advised Babar how the check sent by Junaid should be applied to Farokh outstanding invoices. अब आपने इसे बताना है कि भाईजान वो जो तुम्हारे बच्चे ने बगैर बताए भेज दी, अब बताओ वो कैसे अप्रोप्रिएट होंगे, कैसे होंगे अप्रोप्रिएट?
क्रेडिटर की ऑप्शन है। आप सीधी सी बात बताएं कि कानून ये कहता है कि भाई अगर आप पेमेंट करने वाला नहीं बताएगा तो पेमेंट रिसीव करने वाले की मर्जी है, और अगर वो भी नहीं तय करेगा तो कोर्ट टाइम बेस पे उसको अलोकेट कर देगी। तो ये लॉजिकल सवाल नहीं था, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अप्रोप्रिएशन के रूल्स क्या होते हैं, लेकिन इन्होंने किरदार बीच में फिट कर दिए, जिसको मैं कहता हूँ टाइप 2। तो टाइप 2 सवाल में ये होता है कि आप लिखते तो रट्टा है, लेकिन आप स्टार्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं वी विल एडवाइज बाबर दैट दीज चेक्स वुड बी एलोकेटेड एज पर फॉलोइंग 3 रूल्स। रूल नंबर 1 कि पेमेंट करने वाला बताए, रूल 2 अगर पेमेंट करने वाला नहीं बताएगा तो पेमेंट रिसीव करने वाला बताए, और अगर वो भी नहीं बताता तो वो इन ऑर्डर ऑफ टाइम हो जाएंगे, और उसमें फिर टाइम बार्ड भी बीच में शामिल हो जाएगा। तो हमें समझ आ गया कि इस पोर्शन से सवाल किस तरह से आते हैं। अब आते हैं हम दूसरे वाले पोर्शन। जब आगे हमने डिस्चार्ज के कई तरीके देखे थे, एग्रीमेंट से हो सकता है, इम्पॉसिबिलिटी से हो सकता है, फलाना तरीके से हो सकता है। इन लाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सप्लेन द टर्म नोवेशन, और नोवेशन और अल्ट्रेशन का फर्क बताएं। नोवेशन बता सकेंगे क्या होता है नोवेशन? एक नया कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट कर देता है पुराने वाले को। तो नोवेशन और अल्ट्रेशन में क्या फर्क हुआ भला? अल्ट्रेशन में वही मौजूदा चेंज हो जाता है, और नोवेशन में एक नया, तो नया कागज पुराने को रिप्लेस कर दे नोवेशन, पुराने कागज पे तब्दीली कर ले, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन चेंज कर दें अल्ट्रेशन, और एक नया कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेस कर दें पुराने से नोवेशन। छा गए आप लोग? Under provision of Contract Act briefly describe the different situation whereby a contract is discharged by mutual agreement। वो मुख्तलिफ कंडीशंस बताएं जिसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। वही 5, नोवेशन, अल्ट्रेशन, फलाना फलाना फलाना। Question 4B. Imran contracted with Yusuf for taking bricks to the second floor of Yusuf's under construction house। इमरान ने यूसुफ से वादा किया कि वो ईंटें लेके जाएगा यूसुफ के अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस के सेकेंड फ्लोर पे। However, stairs to the second floor were blocked as Yusuf had dumped some construction material on the stairs। लेकिन वो बेचारा जब ईंटें ऊपर ले जा रहा था तो रास्ते में रुकावट थी, चूंकि रास्ता ब्लॉक किया हुआ था यूसुफ ने। बताएं इमरान के क्या राइट्स है? डिस्चार्ज हो सकता है, वो आज़ाद हो जाएगा। वो परफॉर्म करना चाहता था, दूसरे बंदे ने उसे परफॉर्म नहीं करने दिया, उसकी राह में रुकावट डाल दी, वो आज़ाद हो गया। अब उसको परफॉर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, और वो अदालत जाके कंपनसेशन भी मांग सकता है। लालची ट्रेडर्स एग्रीड टू सप्लाई कॉटन यार्न टू फर्जी टेक्सटाइल्स लिमिटेड। तो लालची ट्रेडर्स फर्जी टेक्सटाइल्स वालों को जो है ना वो कुछ सप्लाई करना चाह रहे हैं। फिक्स प्राइस है 1 साल की। 3 महीने आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ यार्न इंक्रीज शार्पली मेकिंग इट कमर्शियली अनवाइबल फॉर लालची। 3 महीने बाद प्राइस एकदम से इतनी बढ़ गई कि अब लालची के लिए कमर्शियली सप्लाई करना पॉसिबल नहीं रहा। ट्रेडर्स टू कंप्लीट लालची ट्रेडर्स, ये एंटर गलत डला हुआ है। फॉर लालची ट्रेडर्स टू कंटिन्यू द सप्लाई एट एग्रीड प्राइस, देयरफॉर दे टर्मिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑन ग्राउंड ऑफ डिफिकल्टी / इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। देयरफॉर उन्होंने कहा भाईजान अब कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए हो गया है डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल, और उन्होंने ये कह के कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। अब आप पढ़े लिखे नजर आते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब whether the contract would be discharged under the above circumstances। नहीं, आप तड़प के कहना है कि भाईजान कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं डिस्चार्ज होना, ये इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, डिफिकल्टी है। अगर कमर्शियली अनवाइबल हो जाए, महंगा हो जाए या इस तरह से हो जाए तो इससे कॉन्ट्रैक्ट ये इम्पॉसिबल नहीं हो जाता, डिफिकल्ट हो जाता है। तो दिस इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। देयरफॉर लालची ट्रेडर ने जो लालची हरकत की है वो गलत है। What would be your decision? आपका फैसला क्या होता if लालची traders were importing yarn and government has imposed a ban on its import? अब क्या होता? अब आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सही था लेकिन बाद में सब्सिक्वेंटली कुछ ऐसा हुआ जिससे वो वॉइड हो गया, तो अब इम्पॉसिबल कहते हैं। अब ये इलीगल हो गया, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, वो गवर्नमेंट ने ही मना कर दिया है, अब ये नॉर्मल वाला वॉइड हो गया। इस वॉइड का मतलब है कि जिसने जिससे जो बेनिफिट लिया हुआ है वो वापस कर दे। अब लालची के लिए ये कहना आसान है कि ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन जब डिफिकल्ट था तो वो कहना उसका मुनासिब नहीं था। डन? जहां जिस सवाल में कोई कंफ्यूजन हो आपने रोक देना है। What is meant by discharge of contract? Briefly describe the modes of discharging a contract by mutual agreement। गेम समझ आ रही है आपको? थोड़े से सवालों में कितनी दफा पूछ लिया, तो आपको पूरे चैप्टर में से ना गिनती के 1-2 टॉपिक्स ऐसे जरूर पता लग जाते हैं जहां से रट्टे वाले सवाल बार बार आ रहे हैं।
तो कोई भी चैप्टर तैयार करते हुए आप उन टॉपिक्स को अलग से हाईलाइट कर लेते हैं कि भाई इनको तो मैंने याद भी अच्छा वाला करना है, बाकियों को अच्छे लेवल पे समझ लेना है। तो आप देखें कि उधर पीछे हम लोगों ने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस की कंडीशंस बार बार वो पूछ रहे थे, और इधर बार बार ये म्यूचुअल एग्रीमेंट वाला पूछ। डिस्चार्ज वाला पूरा टॉपिक आएगा ना सारे। जी, अब अगेन व्हाट इज मेंट बाय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो आप डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे देंगे। ब्रीफली डिस्क्राइब द मोड ऑफ डिस्चार्जिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। रोक दिया, ब्रेक लगा दी, उन्होंने कहा सिर्फ म्यूचुअल एग्रीमेंट वाला हमें चाहिए। मैं इसीलिए डर गया हूं और मैंने एहतियातन ट्यूटर नोट में उन पांचों को बता दिया, क्योंकि किताब में तो गिनती की 2 लाइंस लिखी हुई हैं और एग्जामिनर का बार बार उस पर तवज्जो है। तो पहले ये लाइंस जो बाकी थी वो हमारी किताब में होती थी, कुछ अटेम्प्ट पीछे किताब जब रिवाइज हो रही थी तो उसमें किसी ने देखा होगा यार ये इतनी सारी लाइनें लिखी हैं, इसे उड़ा देते हैं। लेकिन एग्जामिनर भाई जो है ना वो, अब आप ये देखिए 8 नंबर का सवाल है, तो इसलिए मैं ज़रा डरपोक आदमी हूँ, डर जाता हूँ। तो मैं कहता हूँ बच्चों का नुकसान ना हो जाए, एहतियातन डाल दिया, अल्लाह करे ना आए पेपर में, लेकिन अगर आ गया तो आप कम से कम पांचों को अलग अलग समझते हैं और अलग अलग तरीके से बता सकेंगे। Under provision of Contract Act, list any 5 circumstances in which parties of the contract are not absolved from the performance of their contractual obligation on ground of supervening impossibility. Supervening impossibility कौन सी जगह पे नहीं लोगों को आज़ाद करती? 5 सर्कमस्टांसेस बताए हैं, इशारा भी दे दिया वो 5 जहाँ पे कमर्शियली अनवाइबल फलाना फलाना, तो वो 5 सीधे सीधे पूछ लिया। डन। स्प्रिंग बाई 20 रिस्पॉन्ड टू फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियो। एक मिनट, कुछ मिस तो नहीं हो रहा? रिस्पॉन्ड टू फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियो अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इमरान ट्रेडर्स एंटर इनटू 1 year contract with Minhas Oil Limited for the supply of gravels for their extraction project in Badin at a fixed price of 30,000 per dumper। सवाल ऐसे शुरू होता है जैसे एक न्यूमेरिकल देने लगे हैं और उसके बाद फिर उसकी कैलकुलेशन होगी, फिर हमने रिसीवर्स कैलकुलेट करने होंगे, उसके बैड डेट्स निकालने होंगे, और एंड पे सीधा सा एक फीका सा हमसे रूल पूछ लेते हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीलॉ में कभी भी सवाल की मोटाई को देख के एकदम से अगर आप उसे पढ़ने लगे तो उसको पढ़ के मरूब नहीं हो जाना, ज़रा एंड पे आते आते ज़रा देखना है, रिक्वायरमेंट को देखना। हो सकता है रिक्वायरमेंट बहुत आसान हो, लेकिन ये तो बड़ा हैवी लग रहा है। फिक्स प्राइस 30,000 पर डंपर। अब डंपर पता नहीं क्या बला होती है, पता नहीं ग्रेवल्स किसे कहते हैं, लेकिन पूरा जुमले में हमें समझ आ रहा है कि किसी एक ने किसी एक को कोई चीज़ सप्लाई करनी है। ग्रेवल क्या होता है? बजरी से रिलेटेड जो आपकी चीज़ें होती हैं उसको। और डंपर क्या होता है? एक क्वांटिटी, एक खास इनक्लोज क्वांटिटी, वो डंपर। 6 months after the contract, the diesel prices increased sharply, making it not profitable for Imran traders to continue the supply। अब सारा सिनेरियो पता नहीं क्या माहौल बनाया था, आप सोच रहे थे कि बस ये तो गया, ये सवाल तो फिसल गया हाथ से, ये जैसे शुरू हुआ है ये तो नहीं काबू आना। लेकिन अल्टीमेटली कहानी वही लालची ट्रेडर्स वाली निकली। पास पेपर जिसने किया होगा लालची ट्रेडर वाला, वो पेपर में सवाल देख के तो लुडियाँ डाली होंगी उसने। तो आप जो ज़्यादा सवाल करके बैठे हैं, आप और ज़्यादा लुडियाँ डालेंगे, अल्लाह करे इंशाल्लाह। Therefore they terminated the contract on ground of impossibility of performance। Describe whether contract discharge होता है इसमें? हम कहेंगे नहीं जी भाई ये डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं हुआ। रहीम खान वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर, याद है इसके इतनी सारी जगह पे हमने इसका सवाल पढ़ा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपनी आईटी फर्म चला रहा है, इसने फ्रीलांसर्स को एंगेज किया हुआ है, और वो ये सारी बातें हमने कहीं ना कहीं किसी और जगह पे पढ़ी हुई हैं। सवाल क्या है? एज्यूम दैट इन सी अबव। लो जी, सवाल ही मर गया, चूँकि हमारे सामने डी है और सी है ही नहीं। देखते हैं फिर भी क्या है। Assume that in C above Rahim was offered a similar project by Muslim Limited on 31 अगस्त 2022। Rahim accepted the offer and assigned the project to Zia। अब फर्ज करें C, हमें नहीं पता C क्या है, कहानी को आगे से पढ़ते हैं। Rahim was offered एक similar project by Muslim Limited। 31 अगस्त 2022 को Rahim accepted the offer and assigned the project to Zia। मुस्लिम लिमिटेड एक प्रोजेक्ट दिया, रहीम ने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया और दे दिया ज़िया को। याद करें ज़िया एक बंदा उसने हायर किया था, ठीक है। On the same date, Rahim sent an email to OL regretting that performance is impossible, mainly due to non-availability of resources। उसने कहा जी वो अब मैं रिसोर्सेज अवेलेबल ना होने की वजह से ये काम नहीं कर सकता। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ रहीम्स करस्पॉन्डेंस, ऑल्सो डिस्कस OL पोजीशन इन दिस सिचुएशन। उसने ज़िया को हायर किया, ज़िया को प्रोजेक्ट दिया, प्रोजेक्ट पकड़ लिया, लेकिन बाद में शायद ज़िया भाग गया या पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो अब उसने कहा जी मेरे पास अब रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है भाईजान। उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने आपका एक्सेप्ट कर लिया था,
बट मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस वक्त। परफॉर्म करना होगा परफॉर्म तो करना पड़ेगा। तो थर्ड पार्टी से थर्ड पार्टी के डिफ़ॉल्ट पे तो नहीं आप वो कर सकते। तो इसका मतलब है आप इसको इम्पॉसिबल नहीं कह सकते, ये डिफ़िकल्ट हो गया। अब आप मार्केट से महंगा रिसोर्स उठाएं, महंगे में काम करवा के दें, लेकिन हमें हमारा काम करवा के दें। डन। अब ज़ाहिर है पेपर में ये पूरा सवाल इकट्ठा आता तो आप एक पूरे सिनेरियो को देखते हो, फिर उस सिनेरियो के कॉन्टेक्स्ट में सारों को आंसर करते। मेरी मजबूरी ये है कि मैंने उसको रेलेवेंट चैप्टर के अंदर क्लासीफाई करना है, तो इसलिए इसका पार्ट सी बी ए का कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब आप पूरा पढ़ चुके होंगे तो इस तरह का पूरा सवाल आपको बड़ा मज़ा देगा। तो कई दफ़ा वो इस तरह से भी करते हैं, बड़ी सिचुएशन बता दी, उसमें 3-4 पार्ट बता दी और हर पार्ट एक अलग अलग टॉपिक एरिया को कवर कर रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि एक सवाल के सारे पार्ट्स उसी चैप्टर के नहीं होते, इसीलिए याद रखिएगा हर पार्ट और हर सब पार्ट को अलग पेज पे कीजिएगा, आपकी सेफ्टी है। अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिस्ट द एक्सेप्टेबल ग्राउंड्स ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। एक्सेप्टेबल ग्राउंड्स वो चार बता देंगे। सीधा सवाल सीधा जवाब, कोई वो फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। अंडर द प्रोविजन फलाना, बस आपने 4 बता देने, साइड पे हो जाना है। फिर कहानी वहीं से शुरू होती है। Being SD's regular customer, ASR account has 2 outstanding invoices of 1 million each against the order delivered in July 23 and September 23. In October 23, SD has received a payment of 1.5 million from ASR. However, no intimation was given by ASR as to which invoice the payment should be settled against. अब अगर हम भूल भी जाएं कि इससे पीछे सवाल में क्या है, 2 कंपनियां, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को पेमेंट करनी है, उनकी 2 वो थी, जुलाई का ऑर्डर और सितंबर, और वो कितने कितने का था, 1 मिलियन का था। तो 2 पेमेंट होनी थी 1 मिलियन की, इसने पेमेंट कितनी कर दी, 1.5 मिलियन की। और कोई इंटीमेशन नहीं बताई एएसआर को कि भाई कौन सी इनवॉइस किसके अगेंस्ट सेटल होगी। जब उसने नहीं बताया तो बताएं पेमेंट कैसे एडजस्ट होगी। अब जाहिर है ये एएसआर की मर्जी होगी, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। तो वो कोई टाइम बार्ड को भी अवेल करना चाहें, वो इनमें से किसी एक की पहले एडजस्टमेंट करना चाहें, तो ये टोटल एएसआर की मर्जी है कि वो ऐसा करें। अगर वो भी ना बताएं तो कोर्ट किस तरफ जाएगी, ऑर्डर ऑफ टाइम। तो इसमें पहले कौन सा है, जुलाई 1 मिलियन सेटल हो गया, फिर सितंबर, तो सितंबर वाला 0.5 सेटल हो जाएगा। तो अगेन अप्रोप्रिएशन का सवाल, अब इसमें उस सिनेरियो के साथ लिंक करें या ना करें, लेकिन अब आप पेपर में सोचें क्या होता होगा। एक बड़ा सा भयानक सवाल जिसमें 3 पार्ट्स बने हुए हैं, आधे से ज़्यादा सफ़ा वो ले जा रहा है, पौना सफ़ा, तो सवाल को देखते साथ ही लगेगा कि पता नहीं ये तो कुछ गड़बड़ है, इससे तो मैं दूर ही रहूँ। तो आईकेप ने अब एक रूटीन बनानी शुरू कर दी है कि पेपर में तकरीबन 2 ऐसे सवाल वो बनाता है जिसके 3-4 पार्ट्स होते हैं, जिससे पेपर भयानक लगना शुरू हो जाता है और लोग उसे देख के घबरा जाते हैं। उसको आपने देखना ही नहीं है, उसको तब देखना है जब आप सिनेरियो करने जाएंगे। पहले तो आपने रट्टे वाले सवाल ढूंढने और उनको फड़काना है। खामखा इतने बड़े सवाल देख के अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देना, पहले सीधे सीधे सवाल कर लेना। जब इस पे आएंगे इसी तरह से ध्यान से खोल के हर सवाल को देखें, आसान ही होता है, लेकिन उसकी फील बड़ी हैवी होती है कि ऐसा लग रहा होता है कि तो पूरा सफ़ा भरा हुआ है, अब इसको मैंने कैसे करना है। क्या ये बात समझ आई?